21 जुलाई की सुबह के 9 बजे थे। नाला सोपारा वसई विरार इलाके में जोरदार बारिश हो रही थी। उसी समय धानी बाग नाम की जगह पर सुबह 9 से 10 के बीच अचानक हलचल मच जाती है। यहाँ एक परिवार रहता था, विजय चौहान, उनकी पत्नी चमन देवी और उनका 8 साल का बेटा। सब कुछ पहले ठीक चल रहा था। विजय पहले अपने 4 भाइयों के साथ रहते थे, लेकिन जैसे जैसे सबकी शादी हुई, बच्चे हुए, तो सबने अलग अलग कमरे लेकर रहना शुरू कर दिया। विजय अब अपनी पत्नी और बेटे के साथ धानी बाग में रहने लगे थे, जबकि उनके भाई पास के ही इलाके विलापाड़ा में रहते थे। सब पास ही थे, लेकिन अब एक दूसरे के घर आना जाना कम हो गया था। घर की जिम्मेदारियां पत्नियों को दे दी गई थीं, इसलिए सबका रहन सहन भी अलग हो गया था। हालांकि भाई लोगों ने विजय को ही परिवार का मुखिया माना हुआ था, सब उसकी इज्जत करते थे। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। 21 जुलाई की सुबह 9 बजे थे। विजय चौहान के भाई कई दिनों से उससे मिल नहीं पा रहे थे। दरअसल कुछ समय पहले विजय ने एक नया कमरा लिया था और उसका किराया देना बाकी था। भाइयों को किराए के पैसे को लेकर विजय से बात करनी थी, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा था। भाई लोग 20 दिन से विजय से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, यानी करीब 4 या 5 जुलाई से, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। शुरू शुरू में उन्हें लगा कि शायद विजय का फोन बंद है या वो किसी काम में व्यस्त होगा, इसलिए फोन नहीं उठा रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनकी चिंता बढ़ने लगी। समय बीतने के साथ जब 10 दिन गुजर गए, तो विजय चौहान के भाइयों ने उसकी पत्नी चमन देवी से संपर्क किया। उन्होंने उससे विजय की जानकारी ली, तो उसने बताया कि वो किसी काम से बाहर गए हैं। इसके बाद भी कई दिनों तक कोई संपर्क नहीं हो पाया। जब फिर कोशिश की गई, तो विजय का फोन बंद मिला। पत्नी ने बताया कि उन्होंने अपना नंबर बदल लिया है। कुछ दिन बाद 19 जुलाई को भाइयों में से एक विजय के घर धानी बाग गया और चमन देवी से मिला। उसे वही जानकारी दी गई कि विजय कुर्ला की एक साइट पर काम के लिए गए हैं और अब तक वापस नहीं आए हैं। भाई ये सोचकर लौट गया कि शायद विजय काम में व्यस्त होंगे और समय मिलने पर संपर्क कर लेंगे। लेकिन इसके बाद भी 2 दिन बीत गए और अब भी कोई खबर नहीं मिली। जब दोबारा घर जाके देखा गया, तो इस बार चमन देवी भी घर पर नहीं थी। फोन करने पर उसका नंबर भी बंद आ रहा था। अब भाइयों को शक होने लगा। लगभग 20 से 22 दिन हो गए थे और विजय का कोई पता नहीं चल पा रहा था। स्थिति अब सामान्य नहीं लग रही थी और उनके मन में किसी अनहोनी की आशंका बढ़ने लगी। अब जब भाइयों को शक होने लगा, तो उन्होंने घर का दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। काफी कोशिशों और घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार दरवाजा तोड़ दिया गया। दरवाजा खुलने के बाद घर के अंदर की तलाशी ली गई। पूरे घर को ध्यान से चेक किया गया, लेकिन पहली नजर में कुछ भी संदिग्ध नजर नहीं आया। इसी दौरान छोटे भाई की नजर अचानक घर की टाइल्स पर पड़ी। उसने देखा कि फर्श की कुछ टाइल्स बाकी टाइल्स से अलग हैं। करीब 3 से 4 टाइल्स का रंग और डिजाइन बाकी टाइल्स से मेल नहीं खा रहा था। यह देखकर उसके मन में शक और बढ़ गया। उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसे याद आया कि हाल ही में घर के अंदर रिपेयरिंग का काम हुआ था और ये सभी भाई खुद मिस्त्री का काम करते हैं, यानी मकान बनाने, रिपेयरिंग करने का काम। विजय चौहान भी एक अच्छा और जाना पहचाना मिस्त्री था। धानीबाग इलाके में उसका अच्छा नाम था और वो पिछले 15-20 सालों से वहीं रह रहा था। इलाके के लोगों ने भी बताया कि विजय का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो लोगों से अच्छे से बात करता था, सबका आदर करता था। उसके काम की जगह के लोग और जिनसे उसे काम मिलता था, उन सब ने यही कहा कि वो एक मेहनती और ईमानदार इंसान था। लेकिन अब हालत ये थी कि ना तो विजय का कोई पता चल रहा था और ना ही उसकी पत्नी चमन देवी और उनका छोटा बेटा घर पर थे। घर के अंदर अब सिर्फ वो बदली हुई टाइल्स दिखाई दे रही थीं, जो बार बार शक को बढ़ा रही थी। भाई सोच में पड़ गए कि आखिर भाभी और भैया अचानक कहाँ चले गए। अब न सिर्फ विजय, बल्कि उसकी पत्नी और बेटा तीनों लापता थे और किसी को भी उनके बारे में कुछ नहीं पता था। अब जब टाइल्स को ध्यान से देखा गया, तो साफ लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। शक गहरा हो गया। भाइयों ने तय किया कि इन टाइल्स को तोड़कर नीचे देखा जाएगा। छोटे भाई ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया जो आसपास के थे और खुदाई का काम शुरू कर दिया।
हथौड़े से टाइल्स को तोड़ा गया और धीरे धीरे खुदाई शुरू हुई। शुरू में जब करीब 2 फुट तक खुदाई हुई तो कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही गड्ढा थोड़ा और गहराया, करीब 3 फुट तक, तो वहां से एक अजीब सी बदबू आने लगी। बदबू धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। जब खुदाई करीब 4 से 4.5 फुट तक पहुंची तो मिट्टी के अंदर से एक टी-शर्ट दिखाई दी। ये टी-शर्ट विजय चौहान की थी। टी-शर्ट देखकर सभी सन्न रह गए। अब शक और भी पक्का हो गया। जैसे जैसे खुदाई होती गई, बदबू इतनी ज्यादा फैल गई कि वहां खड़ा रहना मुश्किल हो गया। खुदाई कर रहे भाई और दोस्त बाहर निकल गए। वहां आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। फौरन नजदीकी पुलिस स्टेशन पहलार पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। खबर फैलते ही इलाके के कुछ नेता, समाजसेवी और लोग मौके पर पहुंचने लगे। पूरा धानी बाग इलाका हैरान रह गया। कुछ ही देर में पहलार पुलिस स्टेशन की टीम वहां पहुंच गई। पुलिस वालों ने मास्क पहनकर खुदाई का काम आगे बढ़ाया। थोड़ी देर में मिट्टी के नीचे से एक इंसानी लाश मिली। बुरी तरह सड़ी गली और लगभग पूरी डिकम्पोज हो चुकी थी। बदबू इतनी तेज थी कि वहां एक पल खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया था। जब घर के अंदर से लाश मिलने की खबर फैली तो पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। सभी लोग हैरान थे कि किसी के घर के अंदर जमीन में लाश दबी मिली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि ये लाश किसकी है। टी-शर्ट की पहचान और शरीर के कुछ हिस्सों को देखकर विजय चौहान के भाइयों ने पुष्टि कर दी कि ये लाश उसी की है। पहचान होते ही वहां माहौल गमगीन हो गया। सभी भाई मौके पर मौजूद थे। कोई रोने लगा तो कोई सदमे में आकर बेहोश होने लगा। वो दर्द, वो दुख सहन करना मुश्किल हो गया था। आसपास के लोगों ने किसी तरह भाइयों को संभाला। वहीं पुलिस ने मौके पर पूरी सतर्कता से खुदाई का काम पूरा किया और लाश को बाहर निकाला। फिर बॉडी को अच्छे से पैक करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब केस का सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ कि विजय की पत्नी चमन देवी कहाँ हैं? उनका 6-7 साल का बेटा कहाँ गया? और ये लाश घर में किसने दबाई? सभी को ये बात खटक रही थी कि क्या एक अकेली औरत ये सब कर सकती है? क्या किसी और ने इसमें इसका साथ दिया? क्या किसी ने प्लान बनाकर विजय की हत्या की और फिर लाश को जमीन में गाड़ दिया? घर में टाइल्स तोड़कर गड्ढा किया गया, फिर बॉडी को लगभग 6 फुट नीचे दबाया गया, उसके ऊपर प्लास्टर किया गया, नई टाइल्स लगाई गईं। ये सब किसी योजना के तहत किया गया था। अब सवाल उठने लगे कि हत्या की वजह क्या थी। क्या ये सब पैसों के कारण हुआ, या कोई पारिवारिक विवाद था, या फिर कुछ और? इलाके में चर्चा गर्म हो गई। लोग अलग अलग बातें करने लगे। कोई चमन देवी को दोषी मान रहा था, कोई किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहा था। अब यह केस सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रह गया था, यह एक रहस्यमय साजिश में बदल चुका था। पुलिस को अब कई सवालों के जवाब ढूंढने थे और इसी के साथ इस केस की असली जांच शुरू हुई। अब मोहल्ले में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि एक और लड़का भी लापता है, जिसका नाम मोनू शर्मा है। सबसे अहम बात यह थी कि मोनू शर्मा चमन देवी के बहुत करीब था, और जिस दिन से चमन देवी गायब हुई, उसी दिन से मोनू भी लापता है। मोनू के परिवार वालों ने भी ये बात साफ कर दी कि वो भी घर नहीं लौटा है। अब ये बात पूरी तरह साफ हो गई कि विजय चौहान की पत्नी चमन देवी भी फरार है या लापता है, और उसके साथ मोनू शर्मा भी। पुलिस के सामने अब सबसे पहला काम यही था कि इन दोनों को ढूंढा जाए, क्योंकि जब तक ये दोनों नहीं मिलते तब तक ये केस किसी नतीजे तक नहीं पहुंचेगा। असली वजह, सच्चाई और हत्या का कारण तभी सामने आएगा जब दोनों से पूछताछ होगी। मोनू शर्मा की उम्र 20 साल है और वो बीएससी आईटी का छात्र है। पुलिस को जानकारी मिली कि चमन देवी और मोनू शर्मा एक दूसरे से प्यार करते थे। मोनू की मां ने बताया कि चमन देवी अक्सर उसके बेटे के संपर्क में रहती थी। उन्होंने कई बार चमन देवी को समझाया भी था कि उसके बेटे से दूर रहे, लेकिन वो नहीं मानी। इसी बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच कई बार झगड़े भी हो चुके थे। अब पुलिस को यकीन हो चला था कि इस केस की सच्चाई जानने के लिए सबसे जरूरी है कि चमन देवी और मोनू शर्मा को
जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। इसके बाद पुलिस ने दोनों के मोबाइल नंबर और कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी कि सीडीआर खंगालने शुरू किए। जो भी डिजिटल सबूत मिल सकते थे उन्हें खंगाला जाने लगा। इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, पुलिस ने सबकी फुटेज चेक की। एक सीसीटीवी फुटेज में चमन देवी कहीं जाती हुई दिखाई दी। इसी सुराग के बाद पुलिस ने दोनों के मोबाइल नंबर ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन अब दोनों के फोन बंद आ रहे थे, चमन देवी का भी और मोनू शर्मा का भी। अब केस और भी उलझता जा रहा था। पुलिस को यह समझ आ गया था कि ये दोनों जानबूझकर छिप रहे हैं और इसी में इस हत्या का राज छिपा है। अब पुलिस की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ। उन्हें पता चला कि विजय चौहान की पत्नी ने कुछ दिन पहले अपने पति विजय चौहान के बैंक अकाउंट का एटीएम पिन भी बदलवाया था। यह काम उसने अकेले नहीं किया था, बल्कि एक मोबाइल की दुकान चलाने वाले व्यक्ति प्रवेश गिरी की मदद से किया था। उसने प्रवेश गिरी से कहा था कि उसे पिन बदलना है और उसने उसकी मदद की। पुलिस की कई टीमें अब चमन देवी और मोनू शर्मा की तलाश में लग चुकी थीं। 21 जुलाई की दोपहर से ही दोनों की तलाश तेज कर दी गई थी, जब पुलिस को शुरुआती बयान और सबूत मिल गए थे। अब जांच का सबसे अहम सवाल यह था कि क्या सिर्फ एक महिला और एक युवक मिलकर इतनी बड़ी तैयारी कर सकते हैं? खुदाई, लाश को दबाना, टाइल्स लगवाना, सफाई करना। जांच आगे बढ़ी तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि विजय चौहान के घर में जो नई टाइल्स लगी थीं, वो किसी और ने नहीं, बल्कि खुद विजय चौहान के बड़े भाई ने लगाई थीं। वो भी इसे बिना जाने कि जिन टाइल्स के नीचे वो सीमेंट बिछा रहा है, उसके नीचे उसका अपना छोटा भाई गड़ा हुआ है। चमन देवी ने खुद फोन करके अपने जेठ यानी विजय के बड़े भाई को बुलाया था। उसने फोन पर कहा कि घर में छोटा सा काम है, बस कुछ टाइल्स लगानी है। उस वक्त विजय का बड़ा भाई किसी साइट पर मिस्त्री का काम कर रहा था, तो वो तुरंत नहीं आ सका। अगले दिन चमन देवी ने फिर कॉल किया और कहा कि वो इंतजार कर रही थी, अब जल्दी आ जाए। इस बार वो मान गया और पहुंच गया घर। वहां चमन देवी ने बताया कि विजय काम से कुरला गया है और वो खुद बाहर नहीं जा सकती, इसलिए घर में कुछ टाइल्स लगवाने हैं। साथ में उसने विजय के भाई को 1000 रुपए भी दिए, ताकि सीमेंट, टाइल्स और पत्थर का बुरादा यानी भूसा लाया जा सके। विजय का भाई सामान लेकर लौटा और काम शुरू कर दिया। उसे बताया गया था कि पानी सही से बह नहीं रहा, इसलिए गटर की लाइन की सफाई हुई है और अब वहां टाइल्स बिछानी है। मिट्टी पहले से समतल कर दी गई थी। भाई को लगा कि यह बस एक मामूली सा काम है। उसने भूसा बिछाया, सीमेंट डाला और टाइल्स लगाकर पूरा काम अच्छे से कर दिया। कुछ मिट्टी बची थी, तो उसने सोचा कि भाभी को दोबारा तकलीफ ना हो, इसलिए वो मिट्टी भी खुद पास के नाले में फेंक आया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिन टाइल्स को अपने हाथों से बिछा रहा है, उनके नीचे उसी का छोटा भाई दफन है। उसके लिए यह बस एक छोटा सा काम था, लेकिन असलियत जानकर अगर वो सोचता तो शायद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। जिस भाई के साथ उसने बचपन बिताया, उसी की कब्र उसने अपने ही हाथों से बना दी थी और उसे इसका अंदाजा तक नहीं था। ये सच्चाई जानकर सोचिए उस भाई पर क्या गुजरी होगी। अब माहौल पूरी तरह गमगीन हो चुका था। सारे भाई फूट फूट कर रो रहे थे। उन्हें अपने छोटे भाई की मौत का सदमा सहना मुश्किल हो रहा था। वहीं विजय चौहान के पैतृक गांव जौनपुर में भी हलचल मच गई थी। वहां के लोग भी सदमे में थे। विजय के माता पिता लगातार रो रहे थे और आसपास के लोग सांत्वना देने पहुंच रहे थे। पूरा गांव शोक में डूबा था। इधर पुलिस की कई टीमें लगातार चमन देवी और मोनू शर्मा की तलाश में लगी हुई थी। पेल्हार पुलिस स्टेशन, क्राइम ब्रांच और यहां तक कि सेंट्रल यूनिट की टीमें भी एक्टिव थीं, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इस बीच पुलिस ने चमन देवी के पिता से भी बात की। उन्होंने साफ कहा कि अगर उनकी बेटी ने कोई अपराध किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। वहीं विजय चौहान के परिवार की हालत बदतर थी। चारों भाइयों में से 3 जो मौके पर थे, वे लगातार रो रहे थे। माता पिता को बेटे की मौत का गहरा झटका लगा था। आखिरकार 22 जुलाई की शाम को पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। अचानक चमन देवी का मोबाइल कुछ देर के लिए ऑन हुआ, जिससे उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई। लोकेशन थी पुणे। जैसे ही पुणे का लोकेशन मिला, पुलिस की एक टीम तुरंत वहां रवाना हुई। वहां जाकर संदिग्ध इलाकों में जांच शुरू की गई।
तलाश के दौरान पुलिस को एक मेडिकल स्टोर के पास विजय चौहान का छोटा बेटा दिखाई दिया। इसके बाद आसपास और निगरानी बढ़ाई गई तो कुछ ही दूरी पर चमन देवी भी खड़ी मिली। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चमन देवी और उसके बेटे को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर मोनू शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों को रात करीब 3 बजे पिल्हार पुलिस स्टेशन लाया गया और रात भर हिरासत में रखा गया। सुबह चाय नाश्ता देने के बाद पुलिस ने इनसे पूछताछ शुरू की। फिर 23 जुलाई की सुबह तीनों को वसई कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस ने मोनू शर्मा और चमन देवी की 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी, जो कोर्ट ने मंजूर कर ली। इस केस में अब भी कई सवालों के जवाब बाकी थे। पुलिस को यह जानने की कोशिश थी कि चमन देवी और मोनू शर्मा 24 घंटे कहां थे और उन्होंने क्या किया। चमन देवी का बेटा, जो विजय चौहान का 6-7 साल का होशियार और इंटेलिजेंट बच्चा है, काफी कुछ बता सकता था। इस बच्चे की कस्टडी विजय चौहान के भाइयों को दे दी गई थी ताकि वो सुरक्षित रहे। जैसे ही बच्चे से पूछताछ की गई, उसने बहुत सी बातें बताईं। उसने बताया कि चमन देवी और मोनू शर्मा पहले कलम बीच गए थे, वहां पर एक होटल में रुके थे और पूरी रात वहीं गुजारी थी। अगले दिन सुबह 5 बजे वे वहां से निकले और पुणे के लिए ट्रेन पकड़ने गए। पुणे में चमन देवी की बड़ी बहन रहती थी, जहां पर उनका अच्छा खासा परिवार है। बच्चे ने यह भी बताया कि चमन देवी और मोनू शर्मा पुणे में महाड़ा कॉलोनी में रुके थे। इस नए खुलासे से केस में कुछ अहम जानकारी सामने आई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था कि विजय चौहान की हत्या क्यों की गई थी। सूत्रों से यह भी जानकारी मिली कि चमन देवी इस समय पुलिस के सवालों का जवाब नहीं दे रही थी। वो पूरी तरह से चुप थी और किसी भी स्टेटमेंट से इनकार कर रही थी। वो हत्या के बारे में कुछ नहीं बोल रही थी। वहीं मोनू शर्मा का कहना था कि वो हत्या में शामिल नहीं था। हालांकि यह भी स्पष्ट नहीं था कि मोनू शर्मा ने सच में हत्या में कोई भूमिका निभाई थी या नहीं। चमन देवी और मोनू शर्मा की गिरफ्तारी के बाद यह केस और भी जटिल हो गया था। धीरे धीरे पुलिस की जांच और पूछताछ से केस की परतें खुलने लगी, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया था कि हत्या की असली वजह क्या थी और मोनू शर्मा का इसमें असली रोल क्या था। पुलिस को उम्मीद थी कि आगे की पूछताछ से और जानकारी मिलेगी और इस केस के सारे राज सामने आएंगे। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है और आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।